नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारा ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मैं आतिश सिंह आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट अगोरा पे। ये प्रोजेक्ट अगोरा क्या है? ब्रिक्स समिट होने वाली है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है, इस साल की रोटेशन पे मिलती है, और नई गोल्ड करेंसी के बेसिस पे ब्रिक्स करेंसी को बनाया जा रहा था, जिसमें 40% गोल्ड और 60% लोकल करेंसी का इन्वॉल्वमेंट करके और एक यूनिट करेंसी बनाई जा रही थी, जिसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेटलमेंट्स हों। वस्त्रों से सेटलमेंट्स भारत पहले भी ईरान और दूसरे कंट्रीज के साथ करता आया है। अब एक प्रोजेक्ट अगोरो लॉन्च हुआ है, जिसमें कुछ कंट्रीज, नए कंट्रीज उसमें शामिल हुए हैं, और ये प्रोजेक्ट को लेके शायद जर्मन चांसलर भारत आए थे मोदी साहब से मिलने। ये सारा प्रोजेक्ट अगोरो क्या है और इसके बेसिक वेस्टर्न बैंकिंग वर्ल्ड, जिसमें आपको पता है कंट्री के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके जो सेटलमेंट्स होते हैं, उनके बीआईएस होता है, यानी कि उनका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, जो उसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, वो स्विट्जरलैंड में है। अब ये प्रोजेक्ट अगोरा जो नई चीज आई है, गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अगोरा क्या है, और क्या ये सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी में, सेंट्रल बैंकिंग को डिजिटल करेंसी में, सीबीडीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें कन्वर्ट करने की कवायद है? कैसे ये एक थ्रेट है लोकल परसेप्शन में अगर माने, एज कंज्यूमर्स, एज कमर्शियल बैंकिंग कस्टमर्स, हम लोगों के लिए इसमें क्या है? प्रोजेक्ट अगोरो के बारे में और एक रिटेल बैंकिंग के बारे में जरा आपसे समझना चाहता हूँ। आत्मजीत जी, 2022 और 24 तक शायद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ब्रिक्स की जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स थी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। जब उन्होंने देखा कि कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं, आपके वोस्ट्रो अकाउंट से लोकल करेंसी में सारे डील करने लग गए, उसमें ज्यादातर जो ऑयल वाले जो स्टालवर्ड्स थे, जैसे सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, व्हेन दे स्टार्टेड एक्टिंग, अफ्रीका भी ट्विस्ट होने लगा, यूएई वाज आल्सो इंटरेस्टेड। उसके बाद इन्होंने एक पहले चुपचाप सा एक प्रोग्राम सेट करा जिसको बोलते प्रोजेक्ट अगोरा। अब प्रोजेक्ट अगोरा का बेसिक क्या था कि इन्होंने एक टोकन अमाउंट, एक लेजर सिस्टम से काम करने का इन्होंने प्रोग्राम करा है कि सारी जितनी बैंक्स हैं, अब उसमें आप मेजोरिटी देखिए तो 63 इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है। इसको प्रोपोगेट किसने करा है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसके 63 मेंबर्स हैं। अब उसमें जो मेजर है दैट इज यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान है, पीपल बैंक ऑफ चाइना भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, जर्मन बैंक है डॉश, बैंक ऑफ कनाडा, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ कोरिया और सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया फेडरेशन, जिसको उसी वक्त 2022 में इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब ये इसका ढांचा है। अब इसके पीछे अरेंजमेंट यही है कि आप देखिए कि डॉलर का जो ट्रांजैक्शन जितना परसेंटेज था वो 71 से 50 टू 53 तक आ चुका है। इसका मतलब ये है कि डी डॉलराइजेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। ये शायद अमेरिका को समझ में आ रहा था। अब यूरोपियन यूनियन का जो रवैया है आफ्टर वेनेजुएला एपिसोड, तो उसको ऐसे लग रहा है कि कम से कम इनको इकट्ठा करें, और सडनली इन्होंने ये लॉन्च करके इसको अभी प्रैक्टिकल उसमें डालना कोशिश करते हैं। तो इसमें ये सारे जो कंट्रीज हैं, इनकी करेंसीज जो हैं वो अभी नॉट विद द न्यूयॉर्क या इंटरनेशनल एजेंसीज, उसके इन्होंने एक पूरा एक ढांचा खड़ा किया है ब्लॉकचेन के हिसाब से। उसमें सारों की करेंसी एक टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये बता रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि डॉलर में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन आपका जो डल करेंसीज जो हैं थोड़ी बहुत जर्मनी की और इसकी, वो अफलोट हो जाएंगी और आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। ये उसका ये पूरा एक ढांचा है। अभी ये जैसे इसमें आप देखिए कि डील करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंसेस क्या है कि हम लोगों का तो है कि भाई डॉलर की डिपेंडेंसी कम करनी है, ब्रिक्स ने खुल के बोला हुआ, इसमें उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के लिए उसको रेगुलराइज करने के लिए कि भाई डॉलर नहीं, हर करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि ब्रिक्स में मेंबर्स आने के बाद जो मेजर सप्लायर्स हैं लाइक चाइना और रशिया, वो अगर बोलेंगे कि भाई हमारी लोकल करेंसी में पेमेंट करो, तो वेयर विल यू ब्रिंग फ्रॉम? तो डॉलर को अगर कोई कन्वर्ट करेगा तो डॉलर की इज्जत जाएगी। तो इन्होंने अभी बोल दिया कि सारे इकट्ठे आ जाओ, सारों की इज्जत साथ में ही निकल जाए, बेहतर है। ये इनका पूरा एक प्रोग्राम है। अभी
इसमें देखिए तो मेंबर्स कौन कौन है। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में 63 में अगर बैंक चाइना और रिजर्व बैंक इंडिया को निकाल दो तो बाकी सारे G7 के कंट्रीज हैं। तो ये अपने अपने उसमें वो देखने को चाह रहे हैं। अभी उसमें जो G7 के मेंबर्स हैं प्लस बैंकों को छोड़ दो तो JP मॉर्गन, टेनली, ये सारे जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें ज्वाइंट है। तो आप समझ सकते हो कि डोमिनेंस किसका रहेगा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का रहेगा या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रहेगा जो हमेशा ही अमेरिका में रहा है। अब उसको यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कितना एक्सेप्ट करते हैं, दैट विल बी द टॉक ऑफ द फ्यूचर। अभी इसमें देखिए ये इनका जो है वो प्रोजेक्ट फेज में है। जो ब्रिक्स का अरेंजमेंट्स है दैट इज ऑलरेडी इन रनिंग, लोकल करेंसी में डीलिंग शुरू हो गए, ये एक उनका एडवांटेज है। अभी ये लोग टोकन और एक यूनिफाइड लेजर की बात कर रहे हैं कि सबका हिसाब किताब अपनी अपनी करेंसी में रहेगा, लेकिन उधर डिसाइड होगा कि जिसको जिस करेंसी में कन्वर्ट करवा के लेना है। सो दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ब्रिक्स लोकल अरेंजमेंट, जो लोकल करेंसी में। तो ये उसका एक काउंटर ये लोग धीरे से रह के खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकली मान गए हैं कि ब्रिक्स का आना डॉलर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, डी डॉलराइजेशन का फेज शुरू हो चुका है। जब भी कि हम लोगों का ब्लॉकचेन अरेंजमेंट है उसमें किसी भी करेंसी पे कोई एक्सचेंज का लोड नहीं है। सारों को पता है कि BIS में आने के बाद G7 कंट्रीज और इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डेफिनेटली अपना रेट इस तरह रखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो डॉलर या उनका जो पाउंड है उस पर ज्यादा प्रेशर ना आए। तो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट अरेंजमेंट टू, लेकिन वो इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आप इसमें कर सकते हो कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स भी हैं और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के भी हैं। उनको ये कैसे टैकल करेंगे और हम लोग उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। पॉसिबली ये साल जो ब्रिक्स की अभी अरेंजमेंट है, जो इंडिया में मीटिंग होने वाली होगा सितंबर में, उसमें आई थिंक दिस विल बी गेटिंग क्लियर। लेकिन बाय टाइम वी विल हैव टू वॉच कि भाई ये कितना प्रोजेक्ट अगोरा को ये लोग फोर्सफुली इंप्लीमेंट करके मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, मैं आपसे इस पे ये एक बात समझना चाहता हूँ। ये तो आपने कह दिया कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, सेटलमेंट्स, रियल टाइम एक प्रोग्रामेबल मनी, जिसको आप टोकन मनी कह सकते हो, जिसको आप बिटकॉइन मनी कह सकते हो। बिटकॉइन वाज अ पैरेलल कैश मैनेजमेंट जो उन्होंने खड़ा किया था, और उसमें फिर आपका डार्क वेब आ जाता है, उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिमिट्स आ जाती हैं विच आर नॉन टैक्सेबल बिकॉज उसको पकड़ना मुश्किल है। तो ये जो प्रोग्रामेबल है, क्या ये बैंक्स को ये भी अलाउ करेगा कि आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, आपकी ज्यूरिडिक्शन कौन सी है? फर्ज कीजिए, मैं एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी यहां से पैसा लेके भाग गए। अब लेटर रेट्रोगेटरी में उन्होंने 12,000 करोड़ का घपला किया, या गोल्ड का राउंड अपना डायमंड्स का राउंड ट्रिपिंग किया हांगकांग से, और पैसे को इनवॉइसेस जनरेट करके बैंकों से पैसा वहां भिजवा दिया, और वहां पर उस पैसे को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो क्या अब ये जो पैसा है, ये जो डिजिटल मनी है, अगर मान लीजिए ये लागू हो जाता है प्रोजेक्ट अगोरा, और भारत भी उसका क्योंकि पार्ट है, तो क्या ये उन फ्यूजिटिव्स को रोक सकता है? क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल, यूनिफाइड लेजर है जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी जुड़े हुए हैं, सेंट्रल बैंक्स भी जुड़े हुए हैं, और यूनिफाइड लेजर में जो सेटलमेंट्स हो रही हैं वो सेटलमेंट्स भी उसी यूनिफाइड लेजर में हो रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आज अमेरिका का डेट है, और वो डेट आपको पता है 36 से 39 ट्रिलियन डॉलर है। 2 ट्रिलियन की उनकी इंटरेस्ट पेमेंट हर 90 डेज में जाती है, जो कि उनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, उनके टैक्स कलेक्शन से भी ज्यादा है। तो यानी कि डेफिसिट में चल रहा है अमेरिका। अब जैसे वहां के जो शेयर होल्डर्स हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना स्टॉक बेच के सॉवरेन बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। मान लीजिए मैंने चाइना का सॉवरेन बॉन्ड खरीद लिया, और चाइना के सॉवरेन बॉन्ड्स खरीद के मैंने अपने को हेज कर लिया। कल को इस यूनिफाइड पेमेंट में, क्योंकि ये कैश खत्म हो जाएगा, प्रोग्रामेबल मनी है, टोकन मनी है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और सारा ब्लॉकचेन के थ्रू है, तो क्या ये लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें करेंसी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री और एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट शिफ्ट किया जाता है, क्या इसमें भी ये अड़चन पहुंचाएगा? मैं आपसे सीधे सीधे लफ्जों में ये समझना चाहता हूँ। नहीं, आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल सही है। उसको अगर आप लेमैन्स लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो 1999 और 2000 के आसपास यूएस नेवी रिसर्च लैब ने एक इंटरनेट का पैरेलल फायदा, जिसमें कोई डिकोड न कर सके, ऐसा इन्होंने एक डार्क वेब बनाया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए कि डार्क वेब जब बनाया 2009 में, उसी वक्त आपका बिटकॉइन भी लॉन्च करता है। संतोष जी
क्या नाम है उसका, वो हिरोमोतो। अब वो कौन है आदमी, दुनिया में कोई नहीं जानता है। उसने बिटकॉइन लॉन्च कर दिया, वो सारा पैरेलल सिस्टम चलने लगा। इसका मैक्सिमम फायदा किसने उठाया? बिटकॉइन का। तो ये अमेरिका जो भी करता है उसमें वो ओपन सोर्स में जो आपका बताता है, उसके पीछे इसके हिडन सोर्स वाले अरेंजमेंट्स भी तैयार होते हैं। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। अब ये बड़ा टेंशन है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी। अभी आप देखिए तो 2022-23 में जो वर्ल्ड की सेफ्टी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है कि 2022-23 में डार्क वेब और बिटकॉइन से पेमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा एडवांटेज किसने लिया है? तो कैनेबी, हैश, कोकेन और मेथ। हैश और कैनेबी का जो ट्रेडिंग हुआ थ्रू दिस बिटकॉइन पेमेंट, जो कोई पकड़ नहीं सकता है। इसमें पेमेंट किसने करी, किसको गई, मटेरियल किसने भेजा, मटेरियल किसको गया, नोबडी नोज। वो सारा प्रोसेस बिल्कुल फेयरली चलता है। 30% ड्रग्स, टोटल 50%, कोकेन भी 20% उसमें डील हुआ है। 84% उसमें प्राइवेट पिस्टल्स का डीलिंग हुआ है। मतलब आर्म्स है, ड्रग्स है। इसका पूरा जो इन्होंने एक डार्क वेब वाला सिस्टम बनाया, जिसको ये लोग टोर बोलते हैं। तो ये उसी वक्त ये 2009 में ये टोर प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। तो आपका पेमेंट सिस्टम एक छिपा हुआ जो आप कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड या स्मगलिंग के अरेंजमेंट्स के लिए आपने ये एक सेफ्टी कोड रखा है कि आप ये डार्क वेब से ये आप काम कर सकते हो। इसका इतना सब रिकॉर्ड होने के बाद भी आप देखिए इन्होंने एक एस्क्रो सर्विसेज भी शुरू करी है। उसमें वो बिटकॉइन जमा होता है, किसको जाता है किसको नहीं जाता है, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। तो एक एस्क्रो अकाउंट भी है, और डार्क वेब और ये दोनों मिलके ये पूरा एक दुनिया का पैरेलल इकोनॉमी चलता है। अब इसका इंटेंशन इनको क्यों ख्याल है? क्योंकि इनको दुनिया भर में आर्म्स तो 2 नंबर में ही बेचने, जिसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ये सब करने के बाद आपको पब्लिक की इंप्रेशन ऐसी लेगी कि ये भाई ये प्रोजेक्ट अजोरा में तो देखो अभी ये ओपन हो गए, इन्होंने सारा बैंकिंग सिस्टम से ओपन कर दिया, सारे टोकन के मेंबर्स हैं, सारी बैंक जो डीलिंग कर रही हैं वो बिल्कुल ओपन सोर्स में है। लेकिन उसके पैरेलल जो आपने ये 2 सिस्टम्स को अभी आपने रनिंग कर दिया है, तो इसमें आप देखिए कि सडनली ये इन्वेस्टिगेशन में आने के बाद पुलिस ने 2 साइट्स को बंद करी। दैट वाज हाइड्रा एंड अल्फा बॉय, जो बाकायदा फिजिकल ये सब 2 नंबर की चीजें इलिसिट डिलीवर करते थे। वो बंद करते ही 4 कंपनियां और नई चालू हो गई। अब एजेंसी का ये सरदर्द है कि अभी वो नई कौन सी है, उसको वो पकड़ना पड़ेगा। जब तक ट्रांजैक्शन नहीं पकड़ा जाता है तब तक वो एजेंसी नहीं पकड़ी जाती है। और दीज पीपल आर रेडी टू डू दैट, क्योंकि ड्रग्स और इसका जो पूरा माफिया का एक नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, उसको कंट्रोल करना किसी एक प्राइवेट स्टेट या प्राइवेट कंट्री की हैसियत है ही नहीं। दे आर सो एस्टैब्लिश्ड इनटू दिस। तो उन्होंने उनके लिए भी एक रास्ता करके रखा है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेडेक। आज दुनिया भर में जिसके सैंक्शंस नहीं है वहां पर भी आर्म्स पहुंच रहे हैं। यमन में खाने को पैसा नहीं है, आर्म्स पहुंच रहा है। सोमालिया में पैसा नहीं है, वहां सामान पहुंच रहा है। तो व्हाट इज दैट अरेंजमेंट दैट इज बीइंग डन? तो मैं ये समझ रहा हूं कि ब्रिक्स से डर के इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए अगोरा शुरू करा है। लेकिन उन्होंने अपना जो ये डार्क वेब से जो इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने 2009 से इनको बिटकॉइन को भी इसमें ज्वाइन कर लिया। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दैट इज ओनली टू आई वॉश द पीपल कि भाई अभी हम लोग डॉलर का ही डोमिनेंस, जिस पे सबको दिक्कत है कि मैं इंडिया से माल सिंगापुर भेज रहा हूं तो उसको भी डॉलर कन्वर्जन आ रहा है, जो जिसमें मैं नुकसान कर रहा हूं। तो उसका पूरा रिएक्शन आने से डैमेज कंट्रोल में ये सबसे अच्छा है कि आपने बोल दिया कि भाई अभी तो हमने टोकन कर दिया है। सारी बैंक्स जो है, ऑल दीज कंट्रीज विल बी एबल टू डू दिस। इसमें ज्यादातर ये G7 के कंट्रीज ही हैं जी है अगोरा को अभी प्रेशराइज कर रहे हैं जी। आपने बताया जैसे कि प्रोजेक्ट अगोरा एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसको बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BIS ने लॉन्च किया है। इनोवेटिव हब ने 2024 में लॉन्च हुआ था। इसमें 7 सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंटिंग यूरो सिस्टम, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कोरिया, बैंक ऑफ मेक्सिको, स्विस नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। उसमें 40 प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनमें जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, HSBC, स्विफ्ट। ये प्रोजेक्ट टोकनाइजेशन करता है होलसेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का, यानी कि जितनी भी बड़ी पेमेंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स टू कमर्शियल बैंक जो रियल टाइम में टाइम लगता था, अब रियल टाइम में होंगी। यानी कि आपको सिर्फ वहां पे डिजिटल करेंसी के लिए आपके फेडरल रिजर्व या जो BIS है उसको भेजना है और वहां से वो सेटलमेंट हो जाएंगी। अब ये मल्टी करेंसी यूनिफाइड लेजर हो जाएगा, यानी कि हर करेंसी का एक स्पेसिफिक यूनिट हो जाएगा और उसी यूनिट में उस करेंसी को सेटल किया जाएगा। मान लीजिए आप वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर करते हैं $100 का, और आपकी करेंसी का जो
एक्सचेंज रेट है वो 90 रुपए है, तो वो टोकनाइजेशन से वो पहले ही आपकी यूनिट डिफाइन कर देगा कि योर यूनिट स्टैंड्स फॉर 0.15। सो 0.15 अगर 85 रुपए का डॉलर है तो 0.15 yes. करेंसी से वो सेटल हो जाएगा। अब ये जो यूनिफाइड लेजर कॉन्सेप्ट है ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होलसेल इसमें आपका जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है वो हो जाएगा। पर जिस तरीके से हमने बात की अभी, उसमें एक डिजिटल केज भी बन रहा है। वो डिजिटल केज बन रहा है पर उसके दरवाजे नहीं खोले गए हैं। यानी कि जो सेंट्रल बैंक्स या जो आपकी सोवरेनिटी है कंट्रीज की, जो अपने करेंसी को, जैसे भारत में नोटबंदी हुई, मान लीजिए अगर ये सीबीडीसी लागू हो जाता है, तो क्या भारत में प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे फोन करके बोल सकते थे कि नोटबंदी हो गई है? और आज के बाद 1000 रुपए का नोट जो है जिसमें आरबीआई का गवर्नर साइन करता है कि आई प्रॉमिस टू पे, वो नहीं रहेगी, मैं नई करेंसी प्रिंट करके दूंगा। तो ये मामला उस नजर से अगर देखा जाए, और एक बात मैं और आपसे समझना चाहता हूं, नोटबंदी तो हमने देख ली, क्या ये जो यूनिफाइड लेजर सिस्टम है या ये टोकनाइजेशन ऑफ करेंसी हो रहा है, इसको हम डॉलर बंदी भी बोल सकते हैं? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे। नहीं, डॉलर बंदी से भी क्या है कि डॉलर की किलाबंदी हो गई है अब तो। अब जैसे हम बोलते हैं कि हम अपना एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व बैंक कर पाएगी, वो ये अरेंजमेंट आपका प्रोजेक्ट अगोरा में नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी कंट्री विल बी डीलिंग, और उनका जो भी फ्यूचर प्लानिंग या उनके जो ऑर्डर्स प्लेस करे हुए हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं उसको तो आप फ्लक्चुएट अपने बेस पे कराओगे नहीं। उसका रीजन एक ही है कि टोकन में कन्वर्ट होने के बाद आप अपना रेट बताओगे और वो बीआईएस तय करेगा कि भाई अभी इसमें कन्वर्जन रेट कितना आएगा। तो ये इनका जो एप्रिसिएशन हुआ है कि छोटे वाले जो कंट्रीज हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी डॉलर के सामने ऑटोमेटिकली टोकनाइजेशन में वैल्यू एप्रिशिएट होगी। तो देर बी विलिंग कि चलो हमारा एप्रिसिएशन हो गया, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एडवांटेज रहेगा, डॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। लेकिन ये सब नहीं कर सकते हैं, तो डॉलर पे जो विरोध हो रहा है और निकल के सारे ब्रिक्स में आ जाए, तो वो ब्रिक्स को थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए या कंटेन करने के लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट का भी सोच के रखा है कि भाई हम लोग भी कुछ अपने यूरोपियन कंट्रीज को या नाटो वाले के जो है उनको हम लोग कुछ ऐसा करके दें। क्योंकि कन्वर्जन में आप देखिए, अभी भी आप देखिए तो सारे के प्रॉब्लम तो नेटो और अमेरिका के खुद के, कनाडा मैक्सिको के ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो दे नो कि डेड एंड आ रहा है, डॉलराइजेशन डीडॉलराइजेशन होने की तैयारी में, तो ये करेंगे। उसके बाद ये भी होगा कि वो पहले जो डॉलर में जैसे वो चाहते थे, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आपने एफडीआई विड्रॉ कर लिया, हमारा 52 में से 100 तक पहुंचा दिया। द रीजन इज दिस कि उनका डोमिनेशन ये था। अभी ये जरूरी नहीं है कि सारे अमेरिकन डॉलर में ही अपना एफडीआई करेंगे। जो करने वाले एफआईएफ वो अपनी अपनी करेंसी में टोकन के बेस पे करेंगे, दैट विल बी एडवांटेजेस टू द कंट्री जिसके टोकन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये अपने ही चाल में फंसेंगे, लेकिन इनके पास अभी यहाँ से निकलने का तरीका नहीं। ये बहुत ही डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं कि ब्रिक्स को कैसे कमजोर किया जाए। वो हमने देखा कि ट्रंप का पहला इरादा ये था कि ब्रिक्स को कैसे भी करके खत्म किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब जैसे वो पावरफुल हो रहा है, तो अब वो उससे लड़ने की बजाय ये है कि अपना डैमेज कंट्रोल करो, और दिस इज द होल थिंग दैट इज कमिंग अप नाउ। ये इनका आइडिया है जी। मैं क्लैरिटी आपसे और चाहता हूँ, ये जो प्रोग्रामेबल मनी, जिसको प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी कहा जा रहा है, प्रोग्रामेबल लेजर्स कहा जा रहा है, अब ये जैसे कि अमेरिका में कहते हैं इकोनॉमी अब नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में इसलिए जा रही है क्योंकि उनकी इंटरेस्ट पेमेंट उनकी कलेक्शन से ज्यादा है, तो दे आर इन डीप प्रॉब्लम, फिस्कल डेफिसिट। अब वो डेफिसिट को, भारत का भी डेफिसिट 4.8% है। मान लीजिए मैं सेविंग्स करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये सोचता हूँ कि चलिए मैं इतनी सेविंग्स कर लूँ ताकि उनका फ्यूचर बना रहे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी शादी करने के लिए, उनका घर बसाने के लिए। हम लोग बहुत सारी सेविंग्स करते हैं। भारत तो एक सेविंग कंट्री है। मान लीजिए आप 1 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए, 10 पैसे, 20 पैसे अपने घर के लिए बचाते हैं। मान लीजिए ये डिसाइड करते हैं कि ये टोकन मनी है, भाई साहब ये आपको इतने दिन में खर्च करना है, आपके पास 90 डेज का टाइम है, इसको खर्च कर लीजिए क्योंकि इसके बाद नया टोकन इशू हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है स्पेंडिंग की जरूरत है। तो आपसे अननेसेसरी स्पेंडिंग भी ये करा सकते हैं। अब आपको 90 दिन में आप खरीदना ना चाहो माल, तब भी आपको बाजार में जाके सामान खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या एक तरीके से ये सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अपने जो इनकी जो डेफिसिट है, मान लीजिए आज यूएस की $39 ट्रिलियन की डेट है, अगर सब डिजिटल मनी में आ जाएंगे तो बहुत आसान है भाई। 2 तरीके होते हैं डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए। या तो आप दूसरे कंट्री से, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाए, या तो उनका तेल ले लीजिए और तेल बेच के आप पैसा कमा लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि जिसकी सेविंग्स है उसको बोलते हैं भैया आज देश को तुम्हारी जरूरत है, पहले जो तुम्हारे पास अंटी में पड़ा है वो सारा सोना, सारा पैसा, सारी सेविंग्स, सारे डिपॉजिट्स निकाल के रख दो।
तो ये तो गवर्नमेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपकी सेविंग्स पे इनकी नजर रहेगी, आपकी गोल्ड पे इसकी ज्वेलरी पे इनकी नजर रहेगी, आपके जो छोटे मोटे स्टॉक मार्केट एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, एलआईसी है, सब पर इनकी नजर रहेगी। ये तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो इससे यही नजर आ रहा है। इसमें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए गिरीश जी। मैंने आपको वही बताया कि ओपन सोर्स में ईमानदार आदमी का तो सारा ही लेजर खुला होगा। वो इनकम टैक्स भी देख सकता है, एनआईए भी देख सकता है, सब देख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सेफगार्ड करने के लिए अपने धंधे को बहुत अच्छे से सेव कर लिया कि भाई हम लोग एक पैरेलल ऐसा ही अरेंजमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन का और डाक, बाकी वहां उनका जो काम है वो चलता रहेगा। अब इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है, जो लोग समझ रहे हैं वहां पर भी यही पोजीशन। अभी 2 दिन पहले जो इनका सेक्रेटरी फॉर ट्रेजरी है स्कॉट बेसेंट, उसने ऑर्डर करा है कि चीफ ऑफ फेडरल रिजर्व जो था जरन पॉवेल, उसको बोला कि तुम्हारे पे एलिगेशन है, आपने बिल्डिंग में बहुत ज्यादा खर्चा किया, आपको निकाल दिया जाता है। अब वो निकाल देने वाली बात आने के पहले ही जो फेडरल एक्सपेंसेस कट करने के चक्कर में जो उन्होंने निकाले थे रीजनल फेडरेशन के चीफ्स को, उसमें से 12 में से 11 को उसने रीइंस्टेट कर दिया बिफोर रिजाइनिंग। अब ये दिक्कत हो गई है कि अब ये तय नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे था कि फेडरल रिजर्व ही डिसॉल्व कर दो, तो क्या होगा कि देन ओनली ट्रम्प विल बी एबल टू डिसाइड कि भाई अभी मेरे को एक्सपेंसेस कहां पे कितने करने। क्योंकि अभी आपने देखा कि वो कांग्रेस के पार्लियामेंट में वो हार चुका था, जहां पे उसने $5 मिलियन वेनेजुएला के लिए मांगे थे, क्योंकि ऑयल कंपनीज वहां पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट का पैसा लगवा के उनको भेज दिया जाए। जब एक्सॉन के चेयरमैन ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि भाई वेनेजुएला इज नॉट इन्वेस्टेबल, तो उसी वक्त ये जो इन्होंने रिएक्शन करा कि अब फाइनेंस को हाथ में ले लिया जाए, जो हम लोगों ने भी करा। रिजर्व बैंक में जाके आप बोलते कि डिविडेंड हमको एडवांस दे दो, विच इज नॉट देयर, तो वो हुआ। नोटबंदी करना रिजर्व बैंक के गवर्नर की प्रेरोगेटिव थी, लेकिन हमने कर दिया। तो अभी वहां पर भी ये परिस्थिति चल रही है। तो वहां पे फाइनेंशियल कंफ्यूजन जो है, अब वो $5 मिलियन वेनेजुएला के इसको मिल नहीं रहे। अब ये बिल्कुल सेटिंग कर रहा है कि भाई कहां से इन्हीं को निकाल दो जो मेरे को रोक रहे हैं, क्योंकि वो फेडरल रीजनल सारे इकट्ठे होके ही तय कर पाएंगे कि भाई पैसा देना या नहीं देना है। तो वहां पर भी जो एक एम्बिग्यूटी खड़ी हो गई है फाइनेंस में। अब ये डेस्परेटली चाहता है कि इसको अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। तो ये अब मालूम पड़ेगा कि भाई ये जो सेकंड लेवल ऑफ वर्किंग है, इसमें ये लोग उसका कुछ फायदा लेके, क्योंकि कोर्ट ऑपरेशन में अमेरिका तो पहले ही से बदनाम है। वो तो कोर्ट ऑपरेशन करता है, उसके पैसे भी चले जाते हैं, वो अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस कर सकता है, ईरान में कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि ये सारे डिस्टर्बेंस बगैर पैसे के और आर्म्स के होते नहीं है। तो ये कैसे कर रहा है वो खुला ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अभी अपनी भी एक अच्छी सी इंप्रेशन खड़ी कर दी है। वो हम लोग ब्रिक्स में जो कर रहे हैं उसका काउंटर भी कर लेंगे। तो ये डिफिकल्ट तो होगा इनके लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ब्रिक्स विल गेट मोर पावरफुल, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम किसी भी कंट्री को कोई टोकन या कॉमन करेंसी में पैसा रखने को हम लोग कंपेल नहीं कर रहे हैं। वो उसकी इकोनॉमी बिटवीन द कंट्रीज डिसाइड हो जाएगी। आज अगर मेरे को डॉलर कन्वर्जन में करने की जरूरत ही नहीं है, और वोस्ट्रो अकाउंट का हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैं और ईरान खुद तय करेंगे कि भाई आप मेरे को तेल कितने में दोगे और मैं आपको गेहूं कितने में दूंगा। तो दिस बार्टर सिस्टम कमिंग, फूड फॉर मनी हो जाता है। तो ये सारे अरेंजमेंट्स को ही अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज गेटिंग मोर पावरफुल। और सबसे बड़ा घबराहट जो इनकी अभी 1 साल में होने लगी है कि सारे कंट्रीज ब्रिक्स वाले वो गोल्ड इकट्ठा करने का उन्होंने शुरू कर दिया है। हमने करा, रशिया ने करा, चाइना ने करा। So the day you declare कि now the BRICS currency is backed by the gold, वैसे भी उन्होंने 40-60 का रेशियो डिक्लेयर कर दिया है कि 40% will be gold backed and 60% will be the currency value decided by the country। तो ये अगर आ जाता है तो आप समझ लो अभी ये भी वही कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अगोरा में भी इनको यही है कि टोकन जो होगा वो गोल्ड बेस्ड होगा, क्योंकि अब उनको गलती समझ में आ गई है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो लड़ रहे हैं उसमें इकोनॉमी किस साइड में जा रही है, किस कंट्री का कितना एतबार है और कितना अपना परचेजिंग पावर वो क्रिएट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अभी डिसीजन नहीं लिया है डिजिटल डॉलर या सीबीडीसी में पार्टिसिपेट हाँ करने का। हालांकि प्रोजेक्ट अगोरा में उन्होंने जरूर पार्टिसिपेट किया है। न्यूयॉर्क फेड जो है वो रिसर्च, टोकनाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की ऑलरेडी शुरू कर चुका है। और फ्रांस, जर्मनी, जाहिर तौर पर नाटो कंट्रीज को भी यूएस ने कह दिया है कि देखिए ऐसे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डीडॉलराइजेशन हो जाएगी तो आप और हम धरे के धरे रह जाएंगे, ना मैं आपको सिक्योरिटी गारंटीज दे पाऊंगा, ना हमारी डोमिनेशन रहेगी। क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान का एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान कर रहा है और वो बहुत सारे तरीके ढूंढेंगे
ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिसमें बैंकिंग सिस्टम को बदल दिया जाए, टोकनाइजेशन करेंसी का कर दिया जाए, डी-डॉलराइजेशन से बचा जाए, क्योंकि पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो पेट्रो कॉइन आ जाएगा। जब पेट्रो कॉइन आ जाएगा तो वो सब कुछ अपने आप कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि एट द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन मैनेज एवरीथिंग। तो आगे चल के देखते हैं इस पे क्या होता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।